बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सर सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नॉलेज कॉर्नर स्पेशल। नॉलेज कॉर्नर स्पेशल में मैं आपको वेलकम कहता हूं। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 31 कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में। ये चैप्टर बड़ा इजी है, आसान है, इंशाल्लाह आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। कंट्रोल अकाउंट्स असल में एक मेजर है, एक टूल है, एक तरीक़ाकार है जिससे हम अपने एरर्स को, मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें कि इससे हम फ्रॉड्स को भी पकड़ सकते हैं तो भी ठीक होगा। तो लेट्स स्टार्ट के कंट्रोल अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि ये तो इंतहाई ईजी और आसान और अहम। सबसे पहली बात यह है कि अकाउंटिंग सिस्टम में एरर्स और फ्रॉड जितने मिनिमाइज किए जाएं, जितने कम किए जाएं तो उतना बेहतर होगा। अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है आपका, अकाउंटिंग जो तरीक़ाकार होता है, जो बुक्स होते हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी, वो जितना शफाफ हो, क्लियर हो मिस्टेक से और फ्रॉड से भी, उतनी ही आपकी अकाउंटिंग रिजल्ट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर आएंगे, सही आएंगे और एरर्स और मिस्टेक से पाक होंगी। फ्रॉड से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक अहम तरीका जो हम बार बार अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं वो है कि आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ लाएं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि किसी एक बंदे के हाथ में तमाम इख्तियारात ना दें, किसी एक बंदे को तमाम कंट्रोल्स ना दें। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ मंगवानी हो, यानी किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो, कोई रॉ मटेरियल मंगवाना हो, कोई मशीनरी मंगवानी हो, तो होना ये चाहिए कि एक बंदा रिक्वेस्ट दे कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरा बंदा उसका ऑर्डर दे, तीसरा बंदा उसकी पेमेंट करे, चौथा बंदा उसकी इनवॉइस और माल चेक करे। इसको हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है कि जो बंदा इनवॉइस बनाए उसके पास ये हक ना हो कि वो पेमेंट भी वसूल करे। यानी अगर कोई बंदा इनवॉइसेस दे रहा है, कस्टमर को इनवॉइसेस भेज रहा है कि जी आपने इतनी इतनी पेमेंट करनी है, तो होना ये चाहिए कि पेमेंट्स को कोई और बंदा देखे, इसलिए कि इससे फ्रॉड के या एम्बेजलमेंट के या चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी एक बंदे के पास जब इख्तियारात होते हैं, यानी अगर एक बंदा इनवॉइस भी बना रहा है और पेमेंट्स भी वही ले रहा है, उसने जितनी भी अमाउंट इनवॉइस में लिख ली वो सेंड कर दी और वही उसने रिसीव की, तो वो शायद ज़्यादा लिख दें, शायद कम लिख लें। तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बेहतरीन चीज़ है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो याद रखें कि अकाउंट कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ अकाउंट जो है ये एक टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर है। ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिससे हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम पे चेक लगाते हैं। ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिससे हम देखते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशन और हमारी अकाउंटिंग सही जा रही है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग सिस्टम का, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। कंट्रोल्स अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास मेनली दो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स अकाउंट्स हैं। एक को हम कहते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, या टोटल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट भी हम कहते हैं। तीनों नाम एक ही कंट्रोल अकाउंट के हैं। इसी तरह हमारे पास एक और अकाउंट है जिसको हम परचेज कंट्रोल अकाउंट कहते हैं या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। इसको हम क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं और टोटल अकाउंट पेएबल अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले इसका बुनियादी कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जी ये इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब कंट्रोल अकाउंट किस तरह काम करता है। तो ये कंट्रोल अकाउंट का तरीका और उसकी बैकग्राउंड बड़ी सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे एक सीधा सीधा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आप कंट्रोल अकाउंट की बुनियाद को समझ जाएंगे, उसके प्रिंसिपल को समझ जाएंगे। देखिए, किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे पास या तो पीछे से कोई अकाउंट रिसीवेबल आ रहा होता है, जिस तरह की यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी 2012 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था अकाउंट रिसीवेबल्स का, ठीक है, वो था 3000 रुपीज़। अब मुख्तलिफ एंट्रीज हुई होंगी, कुछ सेल किया हुआ होगा आपने, तो जब कुछ सेल किया होगा तो आपके अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेंगे। तो इस साल आपके कुछ और अकाउंट रिसीवेबल आएंगे। देखिए, 3000 पिछले साल से अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं और
9,500 इस साल में आपने जो क्रेडिट सेल किया हुआ है उससे अकाउंट रिसीवेबल बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल बने हैं 12,500। 12,500 में आपको इस साल कुछ पेमेंट्स भी हुई होंगी, यानी किसी कस्टमर ने अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्लियर किया होगा, आपको पेमेंट्स की होंगी 8,000 की। तो इस साल के आखिर में जो आपके अकाउंट रिसीवेबल बचते हैं वो है 4,500, और 4,500 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, यानी आपके अकाउंटिंग सिस्टम में 4,500 शो होने चाहिए। अगर ये इस तरह शो नहीं हो रहे, यानी 4,500 नहीं है, तो इसका मतलब है आपने कहीं पे मिस्टेक की है, कहीं पे फ्रॉड हुआ है, कहीं पे कोई मसला चल रहा है। तो इसलिए हम बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट कि हमें एरर्स और मिस्टेक का बर वक्त अंदाज़ा हो जाए और हम इसको रेक्टिफाई कर सकें। इसी तरह परचेज कंट्रोल अकाउंट की प्रिंसिपल्स या उसकी बेसिस भी यही है कि हमेशा कोई ओपनिंग एंट्री होती है, कोई ओपनिंग अमाउंट आ रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग अमाउंट हो, लेकिन हम लेट से अज्यूम करते हैं कि कोई ओपनिंग अमाउंट होगी। इस साल आपने कुछ परचेज की होंगी, जिसका मतलब है आपके अकाउंट पेबल्स बड़े होंगे, तो आपके टोटल अकाउंट पेबल्स आ जाते हैं। और इस साल आपने कुछ पेमेंट्स की होंगी, तो वो निकाल के आपके पास जो रिमेनिंग अकाउंट पेबल्स बच जाते हैं, तो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में भी, आपके बुक्स में भी वही अमाउंट, वही टोटल होना चाहिए। तो अगर ये टोटल सही है तो आपका चेक सही हुआ, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपने ये चेक अप्लाई किया और आपके टोटल में कोई मसला आ रहा है, कोई टोटल पूरा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आप मिस्टेक्स को अभी से चेक कर लें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। जिस तरह कि मैंने बार बार बताया, कंट्रोल अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो अभी आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर हम कंट्रोल अकाउंट्स कब बना सकते हैं? इसका जवाब सिंपल है। ये चूंकि एक चेक है, एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है, एक चेकिंग प्रोसेस है, तो आप इसको अपनी मर्जी से कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी नॉर्मली कंपनीज कंट्रोल अकाउंट्स हर महीने के आखिर में बनाते हैं। आप इसको वीकली बना सकते हैं, आप इसको सेमी एनुअली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं। जब आप चाहें तो आप अपने लिए एक सिस्टम सेट करके उस खास पीरियड के बाद ये चेक लगा सकते हैं और बार बार लगाते जाएंगे, ताकि आपके अकाउंटिंग फिगर्स जो है वो सही आए। अब चलते हैं प्रैक्टिकली कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट टी अकाउंट्स की सूरत में होता है, और ये जो बातें अभी हमने डिस्कस की ये उसी टी अकाउंट्स में भी मौजूद होंगी। यहाँ पे आपको सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का एक एग्जांपल दिया गया है। अब हम इसका बगौर जायजा लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेबिट साइड पे वो एंट्रीज की गई है जो कि अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज करती है, बढ़ाती हैं, या अकाउंट रिसीवेबल के लिए फेवरेबल है। मिसाल के तौर पे इसके डेबिट साइड में क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी में जो बैलेंस पहले से आ रहा था वो लिखा गया है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल कौन सी चीज़ें इंक्रीज करती हैं? तो सबसे पहले उसको क्रेडिट सेल इंक्रीज करता है। तो क्रेडिट सेल जब आप करते हैं, जितनी भी आपने सेल की हुई है उसके अमाउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका टोटल अकाउंट रिसीवेबल आपके पास आ जाएगा। ये तो हो गया डेबिट साइड, जिसमें दो एंट्रीज मेनली हैं। सबसे पहली एंट्री पिछले से आया हुआ बैलेंस, दूसरी एंट्री जो इस महीने में सेल हुई है। अब आप आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे वो एंट्रीज हैं जो आपके अकाउंट रिसीवेबल को कम करती हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी कस्टमर ने कैश पेमेंट कर दी है, कैश के फॉर्म में, तो इसका मतलब है उसने पेमेंट कर दी, तो उससे उसका अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करेंगे, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। इसी तरह आपको किसी ने चेक दे दिए, चेक भी पेमेंट होती है। जो है आपको चेक मिलते हैं, आप इसको चेक को डिपॉजिट करते हैं, आपको इससे भी पेमेंट मिल जाती है, तो इसका मतलब है इससे भी अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एक और चीज़ वो है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स वो गुड्स होती हैं जो आपने कस्टमर को भेजी होती हैं और आपने उसका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज किया होता है, लेकिन कस्टमर को वो पसंद नहीं आती, या वो उसके मयार के मुताबिक नहीं होती, या उसके ऑर्डर के मुताबिक नहीं होती, या कोई भी वजह हो जिसकी वजह से
कस्टमर उस माल को, उस गुड्स को आपको वापस कर देता है। जब वो आपको वापस करता है तो इसका मतलब है कि आप उसके अकाउंट रिसीवेबल को वापस कम भी करेंगे, यानी उसके ऊपर आपका जो कर्ज था वो भी कम होगा क्योंकि उसने आपको माल वापस कर दिया, आपका भेजा हुआ माल। तो इसलिए वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल लेजर अकाउंट में हम तीन चीजें क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, एक कैश पेमेंट, एक चेक पेमेंट और रिटर्न्स। आखिरी चीज जो बच जाती है वो होगी आपके अमाउंट्स का डिफरेंस। जो आप नॉर्मली टी अकाउंट्स बैलेंस करते हैं, आप बैलेंस करेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा, यानी वो आपका वो बैलेंस बचेगा, वो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बचेगा जो आप नेक्स्ट मंथ आगे लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आएंगी। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए एक रफ स्केच बनाया हुआ है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम कंट्रोल अकाउंट बना तो लेंगे, लेकिन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो फिगर्स चाहिए होती हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगी, ये अमाउंट्स हमें कहाँ से मिलेंगी। तो ये भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कौन सी अमाउंट चाहिए, आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए अकाउंट रिसीवेबल का, तो वो आपको अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्रेडिट सेल्स। आपको पता है आपने कहाँ से लेनी है क्रेडिट सेल की अमाउंट, जी बिल्कुल, सेल डे बुक का जो टोटल होता है हर महीने के आखिर में, हर महीने के एंड में जब हम उसका टोटल लिखते हैं वो आपको वहां से मिल जाएगा क्रेडिट सेल। रिटर्न इनवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हर महीने रिटर्न डे बुक का जो टोटल होता है हम वहां से लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है चेक्स की। तो आपको पता है कि हमारे पास कैश बुक एक टाइप ऑफ बुक है, रिकॉर्ड है, जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक पेमेंट साइड होती है, एक रिसीट साइड होती है, और दोनों साइड्स में ही तीन तीन कॉलम्स होते हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं रिसीट्स की, तो हम इसलिए रिसीट्स की साइड की बात करेंगे। तो कैश बुक में आप देखेंगे कि तीन कॉलम्स होती हैं रिसीट साइड पे। एक कॉलम होता है कैश के लिए, दूसरा होता है बैंक के लिए या इसको हम चेक्स भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है डिस्काउंट। तो किसी भी महीने की पेमेंट्स आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको बैंक अमाउंट लेनी है कि जी इस महीने में हमने टोटल कितनी रिसीविंग की है बैंक में, ये चेक्स हमें कितने रिसीव हुए हैं, तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम में देख सकते हैं। बैंक कॉलम का इस मंथ का टोटल आप ले सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि जी कैश रिसीव कितनी हुई है, हमने इस महीने कैश कितना रिसीव किया है, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इस महीने का कैश का टोटल ले लें रिसीट साइड का। आप कभी कभी अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, तो उस डिस्काउंट के लिए आपने एक अलग से कॉलम रखा होता है इसी रिसीट साइड पे, तो आप अपनी डिस्काउंट की अमाउंट वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चीज जो आपको चाहिए है वो है इस महीने की अकाउंट रिसीवेबल, यानी इस महीने के एंड में अकाउंट रिसीवेबल कितने बचे, रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल कितने बचे अभी तक, तो वो आपको अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से मिल सकता है। आए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ डेटा दिया गया है एक महीने का और आपको ये कहा जा रहा है कि जी आप इससे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं। डेटा क्या क्या है, आपको दिया गया है कि जी अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जो है, जो कि इस महीने के स्टार्ट में था, यानी ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 1894 पाउंड। सेकंड जो आपको बताया जा रहा है वो कह रहा है कि इस साल में क्रेडिट सेल जो हुई है वो है 10,290 पाउंड्स की। तीसरी बात जो आपको बताई जा रही है वो ये है कि जी इस महीने आपने जो चेक रिसीव किए हैं अपने कस्टमर से वो है 7,284 के, और कैश पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है इस महीने में वो है 1,263 पाउंड। और आपको ये बताया जा रहा है कि रिटर्न इनवर्ड जो है जो कस्टमर से हमें हुई है वो 296 पाउंड की हुई है, यानी इस महीने हमें हमारा माल जो हमें रिटर्न हुआ है वो है 296 पाउंड का। आखिर में आपको ये बताया जा रहा है कि जी 31 जनवरी यानी इस महीने के आखिर में
जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल बचा है, जो बैलेंस बचा हुआ है सेल लेजर में 3,368 पाउंड, यानी सेल लेजर से इन्होंने अब तक के अकाउंट रिसीवेबल ले लिए हैं कि इस महीने के आखिर में अकाउंट रिसीवेबल कितने बचे हैं। अब आपको करना क्या है, आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, या इसको हम टोटल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट भी हम कह सकते हैं, या अगर हम इसको टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। जी, ये आपके सामने सेल लेजर अकाउंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि वही तमाम एंट्रीज दी गई हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। आपने सिर्फ वो एंट्रीज इस अकाउंट में पुट करके उनकी इक्विवेलेंसी देखनी है कि आया ये बराबर आ रहे हैं या नहीं, क्या ये ठीक है या नहीं। अगर तो ये बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम ठीक जा रहा है, आपके अकाउंट रिसीवेबल सही हैं। और अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप कहीं पे मिस्टेक कर चुके हैं, इसलिए अभी से इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। अब आप देखिए यहाँ पे जो एंट्रीज हमने अभी पढ़ी क्वेश्चन में वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। आप डेबिट साइड पे देखें तो 1 जनवरी का जो बैलेंस है जो ब्राउट डाउन किया गया है वो दिया गया है। इसके साथ आपको सेल अमाउंट दी गई है, ये सेल इस महीने में इतनी हुई थी। अब आप नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे चले जाए तो बैंक की जो रिसीट थी इस महीने की, जितनी भी रिसीट्स हुई हैं आपकी चेक्स की या बैंक अकाउंट में, वो दी गई है। दूसरी रिसीट्स आपकी कैश की दी गई है कि इस महीने में जितनी भी कैश रिसीव हुई है उसकी अमाउंट है। तीसरी एंट्री है रिटर्न इनवर्ड की, वो भी आपके क्वेश्चन में मौजूद थी कि जी आपकी रिटर्न इनवर्ड्स की अमाउंट इतनी है। और लास्ट में आपको बैलेंस भी दिया गया था कि जी लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का 3,368 पाउंड था। अब आप इसको टोटल करें, आप देख रहे हैं दोनों साइड पे टोटल 12,184 आ रहा है। अगर तो ये डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस अकाउंटिंग सिस्टम में कोई मिस्टेक है, आप कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो आप इसी महीने का रिकॉर्ड दोबारा चेक करेंगे और जहाँ पे गलती हो उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आपके तमाम फिगर सही होंगे, क्योंकि आपने हर महीने इसको चेक किया होगा और सही फिगर आपने लिखा होगा। और अगर मिस्टेक्स आई हैं अभी से आपने रेक्टिफाई। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल से आप काफ़ी समझ चुके होंगे। अब आए इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है 31.1। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके नवंबर के मंथ की डिटेल्स आपको दी गई हैं, फिगर्स आपको दी गई हैं नीचे। आपने इससे सेल लेजर अकाउंट बनाना है। तो आपको अमाउंट्स कौन कौन सी दी गई हैं। 1 नवंबर 2017 को, यानी ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, 1 नवंबर ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है। सेल लेजर बैलेंस जो था यानी अकाउंट रिसीवेबल जो थे वो थे 23,220। महीने के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुई उसके टोटल्स आपको दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले आता है सेल जर्नल। सेल जर्नल यानी सेल डे बुक से जो एंट्रीज दी हैं वो है 14,194। ये आपकी सेल्स आ गई इस महीने की क्रेडिट की। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जर्नल में आपको इस महीने की क्या फिगर दी गई है, वो है 826। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि चेक्स और कैश में जो रिसीट्स हुई है, यानी चेक्स और कैश मिला के जो आपको रिसीव हुआ है अमाउंट, वो है 17,918। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आपने इस महीने लोगों को डिस्काउंट दिया हुआ है 312 रुपीज़। आपको याद होगा ये भी आपकी कैश बुक से आपको मिल जाएगा ये फिगर। और लास्ट में आपको बताया गया है कि जी सेल लेजर में जो महीने के एंड पे अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस था वो है 18,358 पाउंड। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि तमाम फिगर्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। ओपनिंग अमाउंट भी मौजूद है, महीने के दौरान तमाम सेल जो क्रेडिट सेल हुई हैं वो भी मौजूद है, रिटर्न भी मौजूद है, तमाम रिसीट्स जो पेमेंट्स आपको रिसीव हुई हैं वो भी मौजूद है।
डिस्काउंट भी मौजूद है और एंडिंग बैलेंस भी मौजूद है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपने टी अकाउंट बनाना है। कौन सा? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उसमें सिर्फ ये फिगर्स पुट करनी है, टोटल करना है। अगर आपका टोटल सही आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और यही आपका क्वेश्चन है बस। आइए बनाते हैं। सेल कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड पे हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 1 नवंबर 2017 को, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया गया है वो हमने लिखा, वो कितनी है? 23,220 रुपीज़। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? इस महीने के आखिर तक इस महीने की जो सेल्स हुई हैं, क्रेडिट सेल्स हुई हैं, वो कितनी है? 14,194। अब हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे। क्रेडिट साइड पे हमने रिटर्न इनवर्ड लिखे कि जी रिटर्न इनवर्ड जो इस महीने में हमें हुई है वो है 826 पाउंड। ये आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, याद रखें। नेक्स्ट आप कैश और बैंक की अमाउंट लिखेंगे जो आपने रिसीव की है इस महीने के आखिर तक, यानी इस महीने के दौरान, वो है 17,918 पाउंड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया था डिस्काउंट। डिस्काउंट जो आपने किया है इस महीने के दौरान वो है 312 पाउंड। लास्ट में जो आपको बात बताई गई थी कि जी इस महीने के आखिर में जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल की बैलेंस अमाउंट थी वो थी 18,358 पाउंड। अब आप इसको टोटल करें दोनों साइड का, अगर ये इक्वल होंगी तो आपके इस अकाउंटिंग सिस्टम में अब तक कोई मसला नहीं है। आपके अकाउंटिंग सिस्टम इस महीने भी ठीक जा रहा है, कोई मिस्टेक्स या फ्रॉड नहीं। तो देखते हैं इसके टोटल को। ये देखिए जी, हमने इसको टोटल किया तो बिल्कुल सही आ रहा है, 37,414 दोनों साइड्स पे आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने अपना सेल अकाउंट बना लिया और बिल्कुल इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम ठीक जा रहा है, अभी तक इसमें कोई मसला, मिस्टेक या फ्रॉड नहीं आया। अब चूंकि आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को समझ चुके हैं तो अब हम चलते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आपके लिए कोई परेशानी या कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। उसी तरह आपने फिगर्स लेनी है। सबसे पहले आपको चाहिए होंगी ओपनिंग बैलेंस की फिगर, तो वो आपको परचेज लेजर से मिल जाएगी। दूसरी आपने लेनी है क्रेडिट परचेज उस महीने के लिए, तो आपको परचेज डे बुक से मिल जाएगी वो फिगर। तीसरी आपने जो लेनी है वो है रिटर्न आउटवर्ड, यानी आपने जो रिटर्न्स की हैं अपने सप्लायर्स को, तो उसकी फिगर भी आपको रिटर्न आउटवर्ड डे बुक से मिल जाएगी, या परचेज रिटर्न डे बुक भी आप इसे कहते हैं। आपने कितनी पेमेंट्स की हैं चेक्स के ज़रिए, तो आपको कैश बुक की पेमेंट साइड से बैंक के कॉलम से मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है कैश पेड, यानी आपने कैश में कितनी पेमेंट की है, तो वो भी आपको कैश बुक के पेमेंट साइड के कैश कॉलम से मिल जाएगी। आपने कितना डिस्काउंट रिसीव किया है इस महीने, तो इस महीने की डिस्काउंट जो आपने रिसीव की है वो भी आपको कैश बुक के पेमेंट साइड के डिस्काउंट कॉलम से मिल जाएगी। लास्ट जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो होगी क्रेडिट सेल जो बाकी है, जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग है, जो इस महीने के एंड में बाकी रह गए हैं, तो वो आपको लेजर से मिल जाएंगी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको कुछ डेटा दिया गया है, सेम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट ही की तरह का डेटा है, बस इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे परचेजेस या पेमेंट्स की बात हो रही है। अब आप देखें, अकाउंट पेएबल ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 1 जनवरी 2012 में। आपको ये बताया गया है कि जी आपने चेक्स सप्लायर को कितने दिए हैं, कितने अमाउंट्स के चेक दिए हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि जी आपने रिटर्न आउटवर्ड इस महीने में कितनी की हैं, कितने अमाउंट की हैं। आपको ये भी बताया जा रहा है
कि जी आपने इस महीने में क्रेडिट परचेज कितनी की है। ब्रॉड फ्रॉम सप्लायर्स इन द मंथ वो है 4936 पाउंड। आखिर में आपको बताया जा रहा है कि जी इस महीने के आखिर में अकाउंट पेबल्स हमारी कितनी थी परचेज लेजर में, यानी परचेज लेजर में क्लोजिंग बैलेंस का फिगर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वो है 5151 पाउंड। ये आपके इस महीने के आखिर में अकाउंट पेबल्स है। आइए अब इसका टी अकाउंट बनाते हैं, यानी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। चूंकि आपको पता है कि सेल और परचेज अपोजिट होते हैं, तो अब वही अकाउंट है उसी तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट साइड्स चेंज कर देनी है परचेज के लिए। परचेज लेजर अकाउंट में हम बैलेंसेस ब्राउट डाउन जो बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3890 पाउंड। इस महीने क्रेडिट परचेज जो कि 31 जनवरी 2012 तक हुई है वो है 4936 पाउंड। अब जाते हैं डेबिट साइड की तरफ। डेबिट साइड में आपने जो बैंक पेमेंट्स की है, यानी बैंक के थ्रू चेक्स के थ्रू पेमेंट की है वो लिखी गई है 3620। आपने जो रिटर्न्स की हैं इस महीने में अपने सप्लायर्स को 95 पाउंड की, और अकाउंट पेबल्स का वो बैलेंस जो कि इस महीने के आखिर में बचा हुआ है जो आपने अभी तक पेमेंट नहीं की वो है 5151 पाउंड की, तो वो भी आपके पास मौजूद है। अब आप देखें, आप जब इसका टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके टोटल में फ़र्क है, डिफरेंस है। आपके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8866 पाउंड, और आपके क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 8826। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 40 पाउंड का डिफरेंस है। अब आप इसके लिए अपने काउंटिंग एंट्रीज चेक करेंगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, और इसी वक्त आपका ये एरर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और अभी इसी वक्त आप इसको सही कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये हो कि आपके साल के आखिर में फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ पे एरर आता है तो फिर इस एरर को ढूंढना और पकड़ना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो अभी आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं आसानी से। आइए अब इस पे ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो है 31-A। इस क्वेश्चन में आपसे मांगा ये गया है कि आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को बनाएं। आपको अप्रैल के मंथ की तमाम डिटेल्स, तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बताया गया है कि जी 1 अप्रैल को परचेज लेजर बैलेंस जो था वो था 11,241 पाउंड। महीने के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुई उनकी अमाउंट्स ये हैं कि परचेज जनरल में यानी परचेज डे बुक का टोटल इस महीने का है 6,100 पाउंड। रिटर्न इनवर्ड जो इस महीने में हुई है वो है 246 पाउंड। चेक्स जो आपने पेमेंट की हैं, चेक्स के जरिए जो आपने पेमेंट्स की हैं वो है 8,300 पाउंड। डिस्काउंट जो आपको मिला है वो है 749 पाउंड। और आपसे जो एक और बात मांगी जा रही है वो ये है कि आप इस महीने का बैलेंस भी मालूम करें, यानी क्लोजिंग बैलेंस मालूम करें कि इस महीने के आखिर में आपके अकाउंट पेबल्स कितने होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं परचेज कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया हुआ है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बिल्कुल उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आप बैलेंसेस और परचेज जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने इस महीने का ओपनिंग बैलेंस लिखा है जो कि है 11,241 पाउंड। नेक्स्ट हम लिखेंगे इस महीने की क्रेडिट परचेजेस, तो वो है 6,100 पाउंड। अब जाते हैं डेबिट साइड की तरफ, डेबिट साइड की एंट्रीज करते हैं। हमने जो चेक्स के जरिए पेमेंट की है वो है 8,300 पाउंड।
जो डिस्काउंट हमें मिला है वो है 749 पाउंड, और जो हमने रिटर्न्स की हैं अपने सप्लायर्स को वो है 246 पाउंड। अब यहाँ पे आपने दोनों साइड पर टोटल लिखा, यानी आपने क्रेडिट साइड को टोटल किया तो आपने उसका टोटल लिखा वो है 17,341, और वही टोटल आपने डेबिट साइड के नीचे भी लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है किस चीज़ को, क्लोजिंग बैलेंस को। क्लोजिंग बैलेंस हमें मालूम नहीं है, तो इसका जो डिफरेंस है यानी इस टोटल अमाउंट 17,341 से जब हम डेबिट साइड के तमाम अमाउंट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। तो वो बैलेंस अमाउंट क्या होगा, 17,341 से आप डेबिट साइड की एंट्रीज जो हैं, जो कि हैं 8,300, 749 और 246, आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, तो वो होगा 8,046 पाउंड। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अभी जाके प्रैक्टिस करें इसको, ये आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके जवाब बर वक्त दे सकूँ। आप सबके गौर से सुनने और समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।